वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर टैली प्राइम का एक छोटा सा अकाउंटिंग ओवरव्यू हम देखने वाले हैं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, यानी कि वो बच्चे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और टैली प्राइम जो कि अपडेटेड वर्जन है उसे सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले टैली को सीखने से पहले आपको एक अकाउंटिंग ओवरव्यू को पास करना होगा, जो आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और उसके बाद जब आप टैली प्राइम को प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि आप जैसे जैसे टैली प्राइम करेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो हम कवर कर लेंगे, उसके बाद आप लेजर्स वगैरह जो कि ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं हमारे पोर्टल पर, उसको आप वॉच करके टैली प्राइम सीख सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम है क्या। टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मार्केट के अंदर बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप देख पाएंगे, बट टैली जो मोस्ट पॉपुलर, जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है, उसको सीखने के लिए हमें क्या क्या फ़ायदे रहेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मार्केट में आप देखेंगे बिजी अकाउंटिंग भी है, मार्क बुक भी है, इन सब का एक स्पेसिफिक रोल है। किसी भी फील्ड के अंदर ये स्पेसिफिक जो हमारी ट्रांजैक्शंस है उसको फुलफिल करते हैं। बट टैली प्राइम सारी अकाउंटिंग एंट्रीज को प्लस जीएसटी मेंटेन करना, हर तरीके से ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना, हर बिजनेस के लिए यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर हमारा जो अभी लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम का, वर्जन 2, जो आप इजीली एजुकेशनल मोड डाउनलोड कर सकते हैं tallysolution.com वेबसाइट पे जाकर। फिलहाल यहाँ पर हम अगर देखें यूज़ क्या क्या है टैली प्राइम के, सबसे पहला तो हम डेली की ट्रांजैक्शंस को मेंटेन कर पाएंगे। जो बिजनेस में होने वाली डेली ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो आप कोई भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उससे आपका जो पैसा मिल रहा है, या आप किसी पार्टी से उधार माल खरीद कर उसे पेमेंट कर रहे हैं, तो डेली जो होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। बैलेंस शीट फाइनलाइज कर सकते हैं, आपकी असेट्स या लायबिलिटी क्या है, आपकी पोजीशन क्या है फर्म की, उसको आप फाइनलाइज कर सकते हैं। आप अगर क्वांटिटी बेस वर्क करते हैं या इन्वेंट्री बेस यानी कि आप वर्क करते हैं, तो उसको कैसे मेंटेन करें, कितना स्टॉक्स आपके पास बचा हुआ है, कितना इन हुआ है, कितना आउट हुआ है, वो पूरा आप टैली के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। गोडाउन वाइज, जीएसटी वाइज, टैक्सेशन रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर सकते हैं। पूरा आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपकी सेल पर आने वाला टोटल टैक्स कितना है, चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस है या आपने कंज्यूमर को सेल किया है, निल रेटेड आपकी ट्रांजैक्शंस है, सारे टैक्सेशन रिकॉर्ड भी यहाँ पर जीएसटीआर फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो टैली प्राइम है जो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जो यूज़ है इसके बेसिक एडवांस फीचर्स जो हैं टैली के, वो हमने डिस्कस किए। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं मैनुअल अकाउंटिंग वर्सेस कंप्यूटर अकाउंटिंग। मतलब पहले के टाइम में लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, तब जाके उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट में एट द फाइनल में हमें पता लगता था, क्योंकि एक साल जब पूरी ट्रांजैक्शन हो जाती हैं फर्म की, तब जाके हमें फाइनल अकाउंट्स बनाकर अपना फर्म का प्रॉफिट और बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना होता था। बट कंप्यूटराइज में ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ लेज़र एंट्री पास करनी है और सारे अकाउंट्स इजीली बन जाएंगे। यानी कि मैनुअल का काम जो टाइम कंज्यूमिंग था वो कंप्यूटराइज में बिल्कुल कम हो चुका है। बस आपको छोटे मोटे आपको थोड़े बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, जो हम अभी देखने वाले हैं नीचे पीडीएफ के अंदर। उसके बाद आप इजीली कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड आपका कॉमर्स ही होना चाहिए, आप आर्ट साइड से भी है, साइंस साइड से भी है, या आप 10th पास है, या किसी भी तरीके का आप थोड़ा बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज ले लेते हैं, तो भी आप टैली में वर्क कर पाएंगे। जब हम मैनुअल अकाउंटिंग बनाते हैं तो हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं मिस्टेक्स होने के। टाइम कंज्यूमिंग तो ये है ही, बट यहाँ पर क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटराइज में हमें चांसेस जो हैं एरर्स के वो इजीली पता लग पाते हैं। हम अगर बेसिक अकाउंटिंग के रूल्स पता हैं, किस तरीके से हमें ट्रांजैक्शंस मेंटेन करना है, तो हमें यहाँ एरर आने के चांस ना के बराबर हैं और इजीली हम यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं। बैलेंस शीट रेयरली टैली होती है, क्योंकि लास्ट में जो हमारे लायबिलिटी असेट्स का एडजस्टमेंट है उसमें हमें टाइम लगता है
और जो दोनों साइड्स हैं लाइबिलिटी और एसेट्स की, वो रेयरली टैलीज होती है। ऐसा नहीं है रेयरली होती है, हो जाती है टैली, बट टाइम कंज्यूमिंग है। बट यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो बन जाती हैं। जैसे ही हम अकाउंट्स बनाएंगे, जैसे ही सारी ट्रांजैक्शंस करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, हमारी बैलेंस शीट फाइनलाइज अपने आप हो जाएगी। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की है वो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता लगती है, बट यहाँ पर हम सिंगल क्लिक से ही पूरी स्टेटमेंट को व्यू कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को सीखने में, और जो टैली इस सभी चीज़ों को फुलफिल करता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे टैली के अंदर ऑलरेडी 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं, और उन्हीं के एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या क्या वो ग्रुप्स हैं, किन ट्रांजैक्शंस को हमें किस ग्रुप में डालना चाहिए, उसके बाद हम सारे के सारे रिकॉर्ड्स को इजीली टैली में मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि टैली में मेन काम क्या होता है, फर्म क्रिएट कर फर्म के होने वाली ट्रांजैक्शंस को पास करना, उसके वाउचर्स पास करना, उसका स्टॉक पास करना, उसका जीएसटी कैलकुलेट करना, ये सारा पूरा एक वर्क प्रोसेस रहता है टैली में। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है कि कैसे हम ट्रांजैक्शंस के ग्रुप को पास कराएं, ट्रांजैक्शन के हेड को पास कराएं, वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्चुअल में वो एक्सपेंस होते हैं जो भी किसी फर्म के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, यानी कि ऐसी फर्म जो प्रोडक्शन कर रही है, जो प्रोडक्ट बना रही है, और प्रोडक्शन तक होने वाले उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। लाइक मैन्युफैक्चरिंग करने में हम वेजेस दे रहे हैं, एम्प्लॉय का जो भी प्रोडक्शन में इनरोलमेंट है उसको वेजेस पे कर रहे हैं, आने जाने का जो कैरेज है, जो माल भाड़ा है, वो हम पे कर रहे हैं, या माल को मंगाने में जो हमारा इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज हो रही है, या एनी काइंड ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस लाइक फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री कोल, गैस, वाटर, ऑयल, जितने भी फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस है, लाइक फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ऑल ऑफ दीज आर कम्स इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे डेबिट साइड में मेंटेन होते हैं। अकाउंटिंग की दो साइड्स होती हैं, एक साइड होती है डेबिट साइड और एक साइड होती है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में हम अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करते हैं। अब वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं या इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। क्रेडिट साइड में हमारी इनकम पास होती है, वो हम नीचे पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? ऐसे एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद के एक्सपेंसेस हैं, या बोले तो माल को बेचने से रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। जो डेली रूटीन से रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस हैं, लाइक हम एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, अब वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड है, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, वो हमारे ऑफिस से रिलेटेड है, और ऐसे एक्सपेंसेस को हम डालते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। चाहे वो माल भाड़ा हमारा माल को बिकवाने के लिए है, हम माल के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी दे रहे हैं, ऑफिस के बिजली का बिल हो गया, एम्प्लॉय को बोनस देना हो गया, प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देना हो गया, या एजेंट को हमने कमीशन पे किया है उसका खर्चा, या हमारी जो असेट्स है उस पर हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। लाइक हमने फर्नीचर अपना खरीदा था जिसकी वैल्यू अब डेप्रिशिएट हो चुकी है, या मोटर व्हीकल खरीदा था उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो ये डेप्रिशिएशन लगना असेट्स पर जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। या और भी ऑफिस के एक्सपेंसेस हमारे सारे के सारे जो पास होंगे वो होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर। और जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि सारे एक्सपेंसेस हमारे डेबिट साइड में मेंटेन होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, उसे हमें पास करना है डेबिट साइड के अंदर। अब बात करते हैं डायरेक्ट इनकम क्या होती है। तो डायरेक्ट इनकम वो इनकम है जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली हमें रिसीव होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं एक लॉयर हूं और मैं अपने क्लाइंट से फीस चार्ज कर रहा हूं, तो वो मेरी डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरा प्रोफेशन है लॉयर करना। तो इसके अंदर से जो मेरे को इनकम जनरेट हो रही है वो होगी मेरी डायरेक्ट इनकम। या मैं डॉक्टर हूं और मैं अपने पेशेंट से कंसल्टेंसी फीस चार्ज कर रहा हूं, तो वो फीस भी मेरी होगी डायरेक्ट इनकम। इस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा एक कैफ़े है
और कैफ़े से जो कॉफ़ी सेल करने पर या स्नैक्स सेल करने पर मुझे इनकम हो रही है वो भी मेरी होगी डायरेक्ट इनकम। तो फाइनली जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली हमें रिसीव हो रही है वो हमारी डायरेक्ट इनकम है। एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हमारी कोरियर कंपनी है और कोरियर फीस हम चार्ज कर रहे हैं अपने कस्टमर से, तो वो हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। इसी तरीके से इनडायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो इनडायरेक्टली हमें रिसीव होती है, यानी कि हमारा जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, जो डायरेक्ट इनकम नहीं है, वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने पुराने न्यूज़पेपर सेल करे, उससे मुझे इनकम हुई, या मेरे कुछ पिछले साल के जो डेटर्स थे जिनसे मुझे पैसा मिलना था, जो पैसा मुझे नहीं मिल पाया, उनसे मुझे पैसा मिल चुका है, बैड डेप्ट रिकवर्ड। या मैंने अपने फ्लोर को रेंट पे दिया हुआ है, मेरे को रेंट रिसीव हो रहा है, या मैंने किसी का माल बिकवाया तो मुझे कमीशन का पैसा मिला है, या मैंने किसी को पैसा ब्याज पर दिया उससे मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है, उनको हम पास कराते हैं इनडायरेक्ट इनकम हेड के अंदर। और ये जो इनकम है वो क्रेडिट साइड में मेंटेन होती है, चाहे वो डायरेक्ट इनकम है या वो इनडायरेक्ट इनकम है। तो ये थे हमारे कुछ हेड जो हमने अभी डिस्कस करे एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में। इसी तरीके से हमारी कुछ असेट्स भी होती हैं। अब असेट्स में दो तरह की असेट्स हैं, करंट असेट्स एंड फिक्स्ड असेट्स। तो ऐसी असेट्स जो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक हमने जो पेमेंट की है वो 3 महीने के लिए एडवांस पे कर दी है, अब हमारे आने वाले जो एक्सपेंसेस है वो ऑलरेडी पेड हैं, वो हमारी करंट असेट्स है। लाइक हमने कुछ पार्टियों को माल बेचा और उनसे हमें बिल रिसीव हो चुका है जो कि विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा बिल रिसीवेबल भी हमारा करंट असेट्स अंडर में पास होगा। यानी कि बोला जाए तो शॉर्ट टर्म का जो हमारा असेट्स होता है जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा करंट असेट्स होता है। लेकिन फिक्स्ड असेट्स की बात करें तो फिक्स्ड असेट्स वो होती हैं जो कंपनी 1 साल से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर के लिए यूज़ करती है। जैसे प्रॉपर्टी हो गई कंपनी की, प्रॉपर्टी के साथ साथ कंपनी की कोई लैंड है या बिल्डिंग है, कंपनी ने फर्नीचर्स पे इन्वेस्टमेंट किया है, जो पैसा लगाया है वो कंपनी की असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स। या कंपनी ने अपना ब्रांड बनाया है, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया है, कंपनी के मोटर व्हीकल्स, कंपनी के मशीनरी, कंपनी के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये सारे के सारे जो फर्म की फिक्स्ड असेट्स में पास होंगे। और ये जितने भी असेट्स होती हैं ये भी हमारी डेबिट साइड में मेंटेन होती हैं। तो चाहे वो करंट असेट्स हो या वो फिक्स्ड असेट्स हो, वो दोनों की दोनों हमारी डेबिट साइड में मेंटेन होगी। तो जो शॉर्ट टर्म हमारा अमाउंट होता है जो कैश में कन्वर्ट हो जाता है वो होता है हमारा करंट असेट्स, लाइक बिल्स रिसीवेबल या प्रीपेड एक्सपेंसेस। और जो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, चाहे वो लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, पेटेंट्स, मोटर व्हीकल्स, ये सब हमारी बैलेंस शीट के अंदर पास होती हैं असेट साइड में। 2 साइड्स होती हैं बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड्स एंड असेट साइड। तो ये असेट साइड में हमारी फिक्स्ड असेट्स में पास होंगी। आगे बढ़ते हैं अपने और ग्रुप की ओर, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से मतलब है कि हमें अभी फ्यूचर में और खर्चा करना बाकी है। लाइक हमने सैलरीज देनी है, 2 महीने से हमने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी, 2 महीने से रेंट नहीं दिया, तो वो चीज़ें क्या है हमारी आउटस्टैंडिंग है। चाहे आउटस्टैंडिंग वेजेस हो, आउटस्टैंडिंग रेंट हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, या किसी भी तरीके के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, वो चीज़ें हमें जो इन फ्यूचर देनी है विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, वो हमारे करंट लाइबिलिटी हेड में पास होती हैं। और जितनी भी हमारी लाइबिलिटी होती हैं उनकी क्रेडिट साइड मेंटेन होती है। जैसे असेट्स हमने ऊपर देखा था वो डेबिट साइड में मेंटेन होती हैं, इसी तरीके से जो हमारी लाइबिलिटी होती हैं वो हमारी क्रेडिट साइड में मेंटेन होती हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से मतलब जो चार्जेस हमारे पे लगने वाले हैं फ्यूचर में विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, जो हमें चुकाना है, वो हमारे करंट लाइबिलिटी हेड में आते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम की बात करें तो हमें
वो इनकम जो अभी मिलनी बाकी है। मतलब हमने ऑलरेडी लोगों को सेल कर दिया है प्रोडक्ट, बट अभी हमारी इनकम जनरेट होनी बाकी है, या हमने किसी के लिए काम कर दिया है, पूरी सर्विस दे दी है, अभी हमें उससे पैसा मिलना बाकी है, उसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। यानी कि ये इनकम कंपनी की असेट्स होगी जो 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था करंट असेट्स, जो कि शॉर्ट टर्म अमाउंट होता है, जो कि 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर में हमें रिसीव हो जाता है। वो सारी की सारी जो हमारे बिल रिसीव होते हैं वो हमारे पास होते हैं करंट असेट्स में। तो आउटस्टैंडिंग इनकम एक तरीके से अमाउंट जो हमें मिलना है, जो अभी नहीं मिला, वो हमारा करंट असेट साइड में पास होगा। और क्योंकि करंट असेट साइड हमारी डेबिट साइड में मेंटेन की जाती है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम भी हमारी डेबिट साइड में मेंटेन की जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रीपेड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक तरीके से हमारे जो फ्यूचर में लगने वाले चार्ज थे, जो हमने पहले ही पेमेंट कर दी, यानी कि फ्यूचर में अब वो चार्जेस हमें पे नहीं करने। लाइक हमने पूरे साल का रेंट पे कर दिया, या पूरे साल का हमने इंश्योरेंस पे कर दिया, या पूरे साल का हमने कोई भी पैकेज ले लिया है, तो अब फ्यूचर में वो हमारा डिडक्शन नहीं होगा। तो एक तरीके से हमारी असेट्स हमारे पास है जो कि उस फाइनेंशियल ईयर में यूज़ होगी, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने किए हैं वो हमारे रिकॉर्ड किए जाएंगे करंट असेट्स के अंदर, क्योंकि एक तरीके से हमारा एक अमाउंट है जो ऑलरेडी जमा है। लाइक हम अपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं पूरे साल का, या 2 महीने का, 3 महीने का, तो हमें उतने टाइम पीरियड में दोबारा पेमेंट नहीं करनी होती, तो वो हमारा एक तरीके से करंट असेट्स होती है। प्रीपेड इनकम की बात करें तो प्रीपेड इनकम से मतलब है कि हमने कस्टमर को जो गुड्स देना था उससे पहले ही हमने एडवांस रिसीव कर लिया है, प्रीपेड इनकम जनरेट कर ली है मार्केट से। लाइक इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में आनी है, बट पहले ही हमने एडवांस बुकिंग कर ली, तो प्रीपेड इनकम हमने जनरेट कर ली है। तो उसमें क्या होगा, हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ है कस्टमर से, अब हमारी फर्म की लायबिलिटी होती है जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं कस्टमर तक डिलीवर कराना। तो इसलिए जो प्रीपेड इनकम है वो कंसीडर की जाती है करंट लायबिलिटी ग्रुप के अंदर। जब तक सेलर उसको डिलीवर्ड नहीं कर देता, तब तक उसकी लायबिलिटी रहेगी, जो उसने पहले से इनकम जनरेट की है मार्केट से, उसको गुड्स डिलीवर करना। तो जब हमारी गुड्स सर्विस डिलीवर्ड हो जाएगी तो वो लायबिलिटी वहाँ पर फर्म की ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमारी जो पहले से ही हम रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं मार्केट से, प्रीपेड इनकम जनरेट कर लेते हैं, वो हमारा करंट लायबिलिटी ग्रुप में पास होता है। अब बात करते हैं सेल और सेल रिटर्न के बारे में। अगर फर्म ने किसी पार्टी को उधार माल बेचा है या पार्टी को नगद माल बेचा है, तो वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं फाइनेंशियल ईयर में, सेल का जो हमारा लेजर है, जो ट्रांजैक्शन है, उसका हेड भी होगा सेल अकाउंट। अब वो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने जो भी माल बेचा है उसमें से गुड्स कुछ ख़राब निकल जाता है और पार्टी हमें वापस सेल रिटर्न कर देती है, मतलब हमारा माल हमारे पास वापसी हो जाता है, तो भी वो सेल अकाउंट में ही पास होगा। बट हमें क्या ध्यान रखना है कि सेल रिटर्न का जो अकाउंट है, जब हम माल वापस मंगवा रहे हैं, वापस हमारे पास रिसीव हो गया है, तो वो डेबिट साइड में मेंटेन किया जाएगा, जबकि जो सेल का नेचर होता है वो क्रेडिट साइड में होता है। अगर सेल रिटर्न आती है तो उस सेल रिटर्न को हमें डेबिट साइड में मेंटेन करना होगा। सेल को हमें क्रेडिट साइड में मेंटेन करना है और सेल रिटर्न को हमें डेबिट साइड में मेंटेन करना है। अब बात करते हैं लोन लायबिलिटी और लोन असेट्स ग्रुप के बारे में। अब कंपनी ने अगर लोन लिया है या लोन दिया है, ये 2 केस होते हैं। अगर कंपनी ने लोन लिया है तो उस केस में कंपनी की लायबिलिटी है उस लोन को चुकाना, और अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया है तो वो लोन कंपनी के लिए असेट्स है जो कंपनी को रिसीव होगा। तो लोन लायबिलिटी अगर है तो वो जाएगा लोन लायबिलिटी ग्रुप के अंदर। ये शॉर्ट टर्म लोन होता है जो बैंक देती है, लाइक 6 महीने या 1 साल के लिए, तो लोन लायबिलिटी होता है हमारा लोन लायबिलिटी ग्रुप के अंदर। इसी तरीके से अगर एम्प्लॉय को हमने लोन दिया है विद इन अ शॉर्ट पीरियड, चाहे वो 6 महीने हो, 8 महीने हो, 1 साल हो, तो वो जाएगा हमारा लोन एडवांस असेट्स ग्रुप के अंदर।
ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं इसको हमारे ब्लॉग से, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर भी आप दोबारा स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी के बारे में। जैसा कि हमने बात करी कि लायबिलिटी जो फर्म को विद इन अ पीरियड पे करना है, लाइक कंपनी ने जो भी टैक्सेस कंपनी के पास जो गवर्नमेंट को पे करने हैं, जो भी बिलों का पेमेंट है, टैक्सेस का पेमेंट है, इंटरेस्ट का पेबल है या शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास होंगे करंट लायबिलिटी ग्रुप के अंदर, जो विद इन अ पीरियड कंपनी को पे करने हैं। जैसा हमने देखा था सेल रिटर्न दोनों ही सेल अकाउंट में जाते हैं। इसी तरीके से अगर फर्म ने परचेज किया है या फर्म के पास जो खरीदा हुआ माल था वो डिफेक्टिव निकल जाता है और कंपनी ने उसे रिटर्न किया है, तो वो दोनों आएंगे तो परचेज अकाउंट हेड के अंदर, बट यहाँ पर भी हमें अकाउंट को रिवर्स करना होगा। जैसे परचेज की बात करें तो परचेजेस हमारी डेबिट साइड में मेंटेन होती है, बट यहाँ पर अगर हमारा माल ख़राब निकल जाता है और हम माल को वापसी कर देते हैं तो हमारा परचेज रिटर्न रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड में। यानी कि 10,000 का अगर हमने परचेजेस किया है और 2,000 का हमारा माल ख़राब निकल जाता है तो हमारी नेट परचेजेस होती है उस केस में 8,000 रुपये की। तो कैसे करना है प्रैक्टिकली वो मैंने सब टैली में बताया है, और इन सभी को आप हमारे प्रैक्टिकल जो पूरा की पूरा पैकेज है उसमें देख सकते हैं। सारे टैलीज के ऊपर, प्राइम के ऊपर पूरा कंप्लीटली लेक्चर्स बने हुए हैं। ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर्स था उन लोगों के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, इसलिए स्पेशली ये पूरा एक वीडियो को क्रिएट किया गया है उन बच्चों के लिए जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है। और होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आप लेजर एंट्री करना तो आसानी से सीख ही जाएंगे। अभी हमारे और भी अकाउंट्स हैं, जैसे कि कैश, जिसका ग्रुप होगा कैश इन हैंड अकाउंट, और टैली के अंदर कैश का लेज़र ऑलरेडी बना होता है, हमें इस लेज़र को बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हमें ऑल्टर में जाकर सिंपल अगर कैश का बैलेंस है वो पास कर देते हैं। इसी तरीके से पेटी कैश भी होता है। पेटी कैश नॉर्मली हम उन खर्चों के लिए रखते हैं जो हमारे शॉर्ट खर्चे होते हैं, लाइक ऑफिस सप्लाई से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड, या एम्प्लॉय के लंच या स्नैक्स से रिलेटेड हमने रखा हुआ है। प्रिंटिंग वगैरह के खर्चे, जो भी स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, उनके अकाउंट्स का जो हम मेंटेन करते हैं वो पेटी कैश से करते हैं। ये लाइक एक कैश अकाउंट ही होता है, बट एक कैश का हिस्सा इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हम इससे करते हैं जो ऑफिस सप्लाईज या स्टेशनरी या इन चीज़ों के लिए की जाती है। आता ये कैश इन हैंड अकाउंट में ही है। बैंक, चाहे कंपनी के मल्टीपल बैंक अकाउंट है, HDFC, ICICI या कोई भी और बैंक अकाउंट, वो भी रिकॉर्ड्स किया जाएगा बैंक अकाउंट्स के अंदर। जो भी चेक रिसीव हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस अगर कंपनी के बैंक अकाउंट की है तो उन बैंक अकाउंट को बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर मेंटेन किया जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, कभी कभी किसी केस में अगर एक एम्प्लॉय को चेक दिया जाता है कंपनी की तरफ से या किसी और पार्टी को चेक दिया जाता है कंपनी की तरफ से, और कंपनी की गुडविल अच्छी है, यानी कि कंपनी का जो रिलेशन है बैंक के साथ अच्छा है, तो उस केस में अगर पार्टी को दिया गया चेक का अमाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट से ज़्यादा रहता है, मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में सपोज 1 लाख रुपए हैं और कंपनी ने किसी पार्टी को 5 लाख की पेमेंट कर दी, तो उस केस में बैंक 4 लाख का एक उधार जारी कर देगा। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अमाउंट का, कुछ ना कुछ लिमिट्स उन कंपनियों को दी जाती है जिसके बेस पर वो उतने चेक इशू कर सकते हैं। एक तरीके का ओवरड्राफ्ट लिमिट दे दिया जाता है, उधार जारी कर दिया जाता है बैंक की तरफ से उन फर्म को। अब जैसे ही फर्म उनका पेमेंट करेगी तो फिर से उनकी लिमिट बढ़ जाती है। तो ये जो हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, एक तरीके से वो हमारी लायबिलिटी होती है उनको वापस से पे करना, और इसलिए इसे क्रेडिट साइड में हमारा मेंटेन किया जाता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है तो उसका हेड बैंक ओवरड्राफ्ट में जाएगा, या हम सिंपल बैंक अकाउंट को क्रेडिट भी कर सकते हैं, हम उसको क्रेडिट साइड में मेंटेन कर देंगे, जिससे हमारा पॉजिटिव पैसा आने पर वो अमाउंट ऑलरेडी उस बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट से घटकर पॉजिटिव में बदल जाएगा।
अब डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हैं, इसी पर ही पूरा काम डिपेंड है। अगर कंपनी के डेटर्स और क्रेडिटर्स ही नहीं हैं तो कंपनी इस्टेब्लिशमेंट का मतलब कोई वजूद ही नहीं होगा, क्योंकि जब कंपनी से कोई माल खरीदने वाला ही नहीं है या कंपनी को कोई माल बेचने ही वाला नहीं है तो कंपनी कैसे स्टैंड कर पाएगी, कैसे प्रॉफिट कर पाएगी। तो ये दोनों ही मेन पॉइंट्स हैं, इसलिए क्रेडिटर्स जो फर्म के होते हैं उनको हम क्रेडिटर अकाउंट में तो पास करते ही हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, सपोज हमारी फर्म है ABC फर्म और हमने कुछ गुड्स खरीदा है XYZ कंपनी से, तो XYZ कंपनी हमारी क्रेडिटर होगी क्योंकि हमने XYZ से गुड्स खरीदा है, हमें उसे पैसा देना है। पैसों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर XYZ हमारी फर्म है वो हमसे पैसा लेगी, यानी कि हमें पैसा चुकाना है। हमें ये नहीं देखना XYZ फर्म क्या है, हमें XYZ फर्म को पैसा देना है और उस केस में ये XYZ फर्म हमारी क्रेडिटर पार्टी है। तो इट मीन्स कि XYZ फर्म जो है वो क्रेडिटर है जो कलेक्ट करेगी मनी हमारी कंपनी से ABC से, तो इसीलिए इसे पास किया जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंदर। डेटर्स की बात करें तो हमने अगर कुछ पार्टियों को माल बेचा है, उधार माल बेचा है और उन पार्टियों से हमें पैसा आना है तो वो पार्टियां हमारे लिए डेटर्स हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, सपोज हमारी ABC फर्म है और हमने PQR कंपनी को गुड्स बेचा है, तो PQR फर्म हमारी डेटर है जो हमें पैसा देगी, हमें मतलब ABC फर्म को पैसा देगी। तो इस पार्टी का या जो भी पार्टियों को हमने माल बेचा है उन सभी का जो हेड होगा वो होगा सन्ड्री डेटर ग्रुप। अब जो अगला हेड है हमारा वो है कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल से मतलब जो बिजनेस ओनर है, जिन्होंने अपनी कैपिटल लगाई है बिजनेस को चलाने के लिए, वो कैपिटल अकाउंट हेड में पास होती है। कैपिटल एक तरीके से मान लीजिए फर्म में एम्प्लॉय को पैसा देना है, रेंट देना है, तो इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा, जो बिजनेस का ओनर है उसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल ग्रुप में, कैपिटल अकाउंट में पास होती है। तो जो भी पैसा इन्वेस्टेड किया जाता है बिजनेस में बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, वो पैसा, वो कैपिटल लेजर वो पास होता है हमारा कैपिटल अकाउंट में। और इन केस अगर ओनर को ज़रूरत होती है तो उस केस में वो पैसा विड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन पूरा पैसा नहीं। मान लीजिए कुछ हिस्सा, मान लीजिए 5 लाख रुपए उसने लगाए और 1 लाख रुपए उसे नीड होने पे उसने बिजनेस से विड्रॉ कर लिए, तो उस केस में जो ड्राइंग का अमाउंट है, जो हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे ड्राइंग की, वो आएगी हमारी कैपिटल अकाउंट में ही, बट डेबिट साइड में, क्योंकि हमें इसे कैपिटल में से घटाना है। सपोज 5 लाख जो अमाउंट था वो तो यहाँ पर इन्वेस्ट था ही और यहाँ से हमने 1 लाख रुपए निकाल लिया, तो उस केस में हमारा कितना अमाउंट बचता है, 4 लाख। तो ये 4 लाख हमारी बैलेंस शीट में शो होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ऑनर ने जो पैसा लगाया है वो उसकी इन्वेस्टमेंट एक तरीके से है, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लायबिलिटी है वो हमें शो होगी 4 लाख रुपए। हमें ये सारे जो लेजर्स हैं उसके सही ग्रुप सही मेंटेन करने होंगे, साइट्स को हमें मेंटेन करना होगा। 3 साइट्स हमने देखा जो हम अपोजिट करते हैं। सबसे पहला हमने ऊपर देखा था परचेज रिटर्न, जिसको हमें क्रेडिट साइड में मेंटेन करना होता है। दूसरा हमने देखा था सेल रिटर्न, जिसे हमें डेबिट साइड में मेंटेन करना होता है। और तीसरा जो मैं अब आपको बता रहा हूँ ड्राइंग, उसे हमें डेबिट साइड में मेंटेन करना होता है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखेंगे तो ये सारे रूल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ आपको हेल्प करेंगे। अब फाइनली लास्ट हम देख रहे हैं अपना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। ओपनिंग स्टॉक से हमारा मतलब है वो अमाउंट, वो वैल्यू, मटेरियल जो बिजनेस स्टार्ट करते हुए यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल के लिए 50,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है जब फर्म ने बिजनेस स्टार्ट किया और पूरा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस 4,000 रुपये बचा, तो उस केस में ओपनिंग स्टॉक हमारा जो हेड है स्टॉक इन हैंड ग्रुप के अंदर पास होगा। और ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है
इसका हमें लेज़र नहीं बनाना, इसको हमें ओपनिंग स्टॉक के साथ ऑल्टर मोड में पास कराना होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो ऑलरेडी बन चुका है स्टॉक इन हैंड में, उसके के साथ हमारा क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस ऑल्टर मोड में पास होगा। कैसे होगा वो सब प्रैक्टिकली आप जब देखेंगे आगे क्लासेस में जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, वो आपको समझ आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगर आप ये पूरा वीडियो समझ चुके हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली देखना है। एक और वीडियो है लेज़र के ऊपर जो मैंने बनाया है, जिसे आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, लेज़र ग्रुप डिस्क्रिप्शन टैली प्राइम के लिए। और उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस या वाउचर्स एंट्री जो भी बनाएंगे, ये सारे हेड आपको हेल्पफुल रहेंगे उन सभी को क्रिएट करने में। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको पूरा दे दिया है। होपफुली इस वीडियो के करने के बाद आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट्स है इन ग्रुप से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको और एक्सप्लेन करने की इन पॉइंट्स के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपको मिलेगा टैली प्राइम के टिप्स से रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स जो मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, और हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से आप इनको फिर से स्टडी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसको सीख सकते हैं अच्छे से। टैली प्राइम को सीखने में आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी।